अब खबर यह है कि ईरान का बहरीन में यूएस बेस पर अटैक देखने को मिला, जिन 3 देशों पर हमला किया गया है, इराक, कुवैत, बहरीन। कुवैत के बारे में आपने जान लिया, अब मैं आपको बहरीन के बारे में बताती हूँ। तो ईरान का बहरीन में भी यूएस बेस पर हमला देखने को मिला है। यूएस के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा किया गया है। आईआरजीसी ने मिसाइल और ड्रोन से यहां पर अटैक का दावा किया और आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स की ओर से अटैक करने का यह दावा किया गया है। आईआरजीसी ईरान बेहद गुस्से में नजर आ रहा है जब से केश्म द्वीप के आसपास हमले किए गए अमेरिका की तरफ से ये कह करके कि वहां पर हॉर्मुज में वापस से हलचल देखने को मिली और इसी वजह से अमेरिका कह रहा है कि उसने आईआरजीसी के जहाजों पर हमला कर दिया। आईआरजीसी जिसके बाद भड़की हुई नजर आ रही है। इराक से लेकर के कुवैत तक, कुवैत से लेकर के बहरीन तक, हर जगह वो अमेरिका एयरबेस को तबाह करते हुए नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में वैसे भी अमेरिका के आधे से ज्यादा एयरबेस तबाह हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच में हॉर्मुज सबसे संवेदनशील मुद्दा बन गया है, क्योंकि ये दुनिया के कई मुल्कों की लाइफलाइन है। कई देशों के लिए तेल और गैस की सप्लाई का हॉर्मुज ही अहम रूट है। ये रास्ता खाड़ी देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रास्ते से ही उनका तेल का कारोबार चलता है, बल्कि इसी रास्ते से होकर के खाड़ी मुल्कों तक जरूरी सामान भी पहुंचता है। लेकिन ईरान और अमेरिका के एक्शन से हॉर्मुज में उथल पुथल हुई। हालांकि अब जानकारी है कि खाड़ी देशों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। अब ये कामयाब कितना होगा और क्या ये ईरान को चकमा देने में लंबे वक्त तक अपने आप को सफल बना करके रख पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका के हमलों के बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया की टेंशन बढ़ा सकता है, और ईरान ने वैसा ही किया। कई यूरोपीय और एशियाई देशों के साथ ही खाड़ी मुल्कों की टेंशन भी बढ़ गई, क्योंकि ना तो हॉर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई पहले की तरह हो पा रही है और न ही खाड़ी देशों तक जरूरी सामान पहुंच पा रहा है। ऐसे में अब खाड़ी देश ईरान की कार्रवाई का तोड़ निकाल रहे हैं। अमेरिका और ईरान की ईगो वॉर ने पूरी दुनिया के तेल बाजार में हाहाकार मचा दिया। इस जंग के बीच में जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण ग्लोबल ऑयल और गैस ट्रेड पूरी तरह थम गया। हालांकि इस महासंकट का तोड़ अब यूएई और कतर जैसे दिग्गजों ने निकाल दिया। खबर है कि यूएई और कतर अब मिलकर ईरान की नाक के नीचे से एलपीजी और तेल टैंकर चुपचाप पार करवा रहे हैं, और इसके लिए ये डार्क ट्रांजिट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक और कतर ने अपने तेल टैंकर्स और एलएनजी के जहाजों को दुश्मनों की नजर से बचाने के लिए एक शातिर रास्ता निकाला। ये कंपनियां डार्क ट्रांजिट तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके तहत जैसे ही कोई बड़ा तेल या गैस टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पहुंचता है, वो अपने जहाज का एआईएस ट्रांसपॉन्डर यानी लाइव लोकेशन बताने वाला सिस्टम बंद कर देता है। लोकेशन बंद होते ही तेल या गैस का टैंकर लाइव ट्रैकिंग और रडार की नजरों से गायब हो जाता है। इसके बाद ये चुपचाप हॉर्मुज पार करके खाड़ी के दास आइलैंड जैसे तेल टर्मिनल पर पहुंचते हैं और वहां चोरी से तेल लोड करते हैं और खतरा टलने के बाद ही अपनी लोकेशन दोबारा ऑन करते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ है कि बिना किसी रडार सिग्नल के भी इन टर्मिनल पर लगातार लोडिंग का काम चल रहा है। एडनॉक अपने जहाजों के फ्लीट के दम पर खुफिया मिशन को अंजाम दे रहा है और उसने अपने सबसे खास खरीदारों चीन और जापान के लिए सप्लाई को प्राथमिकता पर रखा है। हालांकि ईरान भी सतर्क है और उसे आशंका है कि खाड़ी के देश किसी ऐसी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा ईरान ने भी अपनी नई चाल से खाड़ी देशों की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। ईरान ने अपनी पर्शियन गल्फ शिपिंग अथॉरिटी यानी पीजीएसए के कंट्रोल एरिया को इतना बढ़ा दिया है कि अब इसमें यूएई का तटीय इलाका भी शामिल हो गया है। खास बात यह है कि अब ईरान ने फुजैरा बंदरगाह के पास भी अपना दावा ठोक दिया है। इस बंदरगाह को यूएई ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाईपास के तौर पर खास तौर पर तैयार किया था। साफ है कि खाड़ी में लुकाछिपी का खेल जारी है। ईरान के शिकंजे का तोड़ निकालने के लिए खाड़ी देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, फिर चाहे अमेरिका भी उनकी सुरक्षा की गारंटी क्यों न ले। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को अपने दोस्तों पर भरोसा कायम रखने के लिए उनके हर जहाज को हर गोली, हर मिसाइल, हर ड्रोन या हर स्पीड बोट के अटैक से बचाना होगा, जबकि ईरान को दहशत फैलाने के लिए महज एक जहाज को थोड़ा नुकसान पहुंचाना होगा। जाहिर है कि अमेरिका और खाड़ी देशों के लिए चुनौती बहुत बड़ी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपको बताती हूं कि आखिरकार यूएई और कतर की चाल क्या है, जिसके माध्यम से वो ईरान की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। डार्क ट्रांजिट के जरिए हॉर्मुज को पार करते हैं उनके ऑयल टैंकर्स, और हॉर्मुज से गुजरते समय अपने AIS ट्रांसपॉन्डर्स वो बंद कर देते हैं ताकि लाइव लोकेशन पता न चल सके। AIS ट्रांसपॉन्डर्स जैसे ही बंद होते हैं, रडार से इनके जहाज गायब हो जाते हैं और हॉर्मुज पार करके तेल टर्मिनल्स तक पहुंच करके उसके बाद ऑयल टर्मिनल से तेल लोड करके ये जहाज खतरा टलने के बाद अपनी लोकेशन को ऑन करते हैं। और इस सब के बीच में IRGC से लेकर के अमेरिका तक जो नाकेबंदी डाल करके बैठा हुआ, उन्हें कानो कान खबर नहीं लगती है कि आखिरकार हॉर्मुज में चल क्या रहा है। अब ईरान को भी यूएई और कतर की ओर से ऐसी कार्रवाई का अंदाजा रहा है और शायद यही वजह रही है कि ईरान इसके लिए पहले से ही तैयार दिखाई दे रहा है। ईरान ने पहले से हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट PGSA अथॉरिटी बना दी, जो IRGC के साथ मिलकर के हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक पर नियंत्रण रख रही है। अब ईरान ने PGSA का कंट्रोल एरिया बढ़ा दिया है। PGSA के कंट्रोल एरिया में यूएई का तटीय इलाका शामिल हो गया है, क्योंकि यूएई का तटीय इलाका नहीं लगता है हॉर्मुज से, इसलिए हॉर्मुज में सिर्फ और सिर्फ ईरान अपना और ओमान का नियंत्रण मानता है, यूएई का नहीं मानता है। ईरान ने यूएई के फुजैरा बंदरगाह पर अपना दावा कर दिया है। हॉर्मुज के बाईपास के तौर पर वो फुजैरा को तैयार करना शुरू कर चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि जंग के दौरान ईरान को हॉर्मुज की ताकत का एहसास हो गया, क्योंकि वहां पर पहले कोई भी टैक्स वसूला नहीं जाता था। अब उसे आप वहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स लेना कह दें या पर्यावरण के नाम पर टैक्स वसूला कह दें, पैसा तो लिया जा रहा है, लेकिन इस ताकत का एहसास युद्ध के पहले तक ईरान को नहीं हुआ। लेकिन अब वो इस कमाई वाली जगह को छोड़ना भी नहीं चाहता है। उसने टोल टैक्स की जगह पर्यावरण टैक्स के नाम पर इस वसूली का प्लान बना लिया है। इसके अलावा ईरान ने बाकायदा एक संस्था PGSA, जिसका मैंने जिक्र किया, उसे बना दिया है जो हॉर्मुज का मैनेजमेंट देखेगी। अब PGSA कैसे बनी है, ये संस्था क्या है, क्या काम करेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। तो PGSA का काम होगा हॉर्मुज की व्यवस्था को संभालना। PGSA का पूरा नाम पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी है और ये IRGC नेवी के साथ मिलकर के काम करेगी। PGSA संस्था हॉर्मुज से जो भी जहाज गुजरेंगे उन्हें इजाजत देगी। उनसे कितनी फीस लेनी है, उन्हें कैसे इजाजत लेनी है, ये PGSA ही तय करेगा। इसके अलावा जहाज और क्रू सदस्यों की जानकारी PGSA अपने पास रखेगा। जहाज में क्या सामान लेकर के जा रहे हैं, उसका रूट मैप क्या रहने वाला है, इसकी पूरी जानकारी PGSA को देनी होगी, तब जाकर के हॉर्मुज ये जहाज पार कर पाएंगे। सीज फायर के बाद भी इजराइल की कार्रवाई लगातार दक्षिणी लेबनान में देखने को मिल रही है। अब इससे जुड़ी हुई खबर मैं आपको बताती हूँ कि इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का इस दौरान हमला देखने को मिल रहा है। टायर शहर पर हमलों में 4 लोगों की जान चली गई है, ये खबर आ रही है। टायर शहर पर लगातार भीषण हमले किए गए, ये कहकर के कि हिजबुल्लाह के आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं, इसलिए ये टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि सीज फायर के बीच में जो ये अटैक किए जा रहे हैं, उसे लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में अच्छी खासी बहस हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके इजराइल ये कह चुका है कि हम हिजबुल्लाह को तो मिटा करके रहेंगे, और हिजबुल्लाह भी यही कह रहा है कि जान चली जाए झुकेंगे नहीं। वो उत्तरी इजराइल पर हमले करेंगे, इजराइल फिर दक्षिणी लेबनान पर हमले करेगा, और इस तरीके से वहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगी जरूर से नरक हो चुकी है। अब जो खबर आ रही है उसकी तस्वीरें जरा आप देखिए कि किस तरीके से टायर शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, कब्रिस्तान में तब्दील हो गई है। ये जगह खंडर ही खंडर नजर आते हैं। कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर कभी कोई आबाद हंसता खेलता शहर हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कहा जा सकता है इन तस्वीरों की वजह से। टायर शहर पर हमलों में 4 लोगों की जान चली गई है। अब उसमें से कितने लोग हिजबुल्लाह से जुड़े हुए थे, ये जानकारी खुद इजरायली डिफेंस फोर्स नहीं दे पाती है, लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए। राहत बचाव कार्य चल रहा है, रेस्क्यू की टीमें घूम रही हैं, लोग अपना सामान लेने के लिए जो लोग जिंदा है वो अपना सामान लेने के लिए यहाँ से वहां भटकते हुए नजर आ रहे हैं। किस मलबे में दबा हुआ शायद उनका कुछ अपना ऐसा सामान मिल जाए जो कि उनकी जरूरत के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए इस युद्ध के दौरान मजबूर हो गए हैं। हिजबुल्लाह रुक नहीं रहा, इजराइल उन्हें छोड़ नहीं रहा। अब सीज फायर कितना भी हो जाए, इस सीज फायर को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक हिजबुल्लाह इस सीज फायर को ना मान ले, जो कि वो मानने से इनकार कर रहा है। वहीं दक्षिणी लेबनान के टायर शहर पर हमला हुआ। इजरायली सेना पर अस्पताल पर अटैक करने के आरोप लगे हैं कि टायर शहर पर जो हमला किया गया है साउथ लेबनान में, दरअसल वो एक अस्पताल पर किया गया है। बोर्ज अल शामली
के रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप भी लगा है। एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है इजराइल डिफेंस फोर्स ने, यह बताया गया। और बौर्ज अल शामली के इलाकों को भी, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है, ये आरोप उस पर लग रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार यहां पर कार्रवाई करती आ रही है। ये उसकी तस्वीरें, ये ऐसी ही तस्वीरें लगातार वहां से आ रही हैं। हर शहर का हाल यही हो गया है, खासतौर पर से दक्षिणी लेबनान का। इजरायली डिफेंस फोर्स, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि वो बेरूत को बर्बाद कर देंगे। और बेरूत की हाल कुछ ऐसा ही है। ये तस्वीरें टायर शहर से जरूर आई हैं, लेकिन राजधानी लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, उसका हाल भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। ये हमला किया गया इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, 4 लोगों की मौत हो गई टायर शहर में। उसके बाद ये जानकारी मिली कि इजरायली सेना ने जो अटैक किया था, दरअसल वो एक हॉस्पिटल पर किया गया। इसके अलावा बौर्ज अल शामली के रिहायशी इलाकों पर किया गया है। अब रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के होने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्स करके वहां पर हमले करता रहता है। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान की कट्टरपंथी सरकार सबसे बड़ी दुश्मन रही है, और यही वजह रही जो अमेरिका और इजराइल की प्राथमिकता रही ईरान में तख्ता पलट की। हालांकि इनकी ये जो हसरत है अब सिर्फ और सिर्फ नामुमकिन ही नजर आ रही है कि पूरी हो पाएगी, क्योंकि इसके लिए किए गए उनके कोई भी काम कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। और अब तो हालात ऐसे दिख रहे हैं कि जंग में अमेरिका की एकमात्र कामयाबी भी धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत। फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया। पहली बार में दोनों देशों ने ऐसी एयर स्ट्राइक की जो अयातुल्लाह अली खामनेई के साथ कई टॉप कमांडर और नेता को मौत की नींद सुला गई। ऐसा लगा जैसे ईरान में पावर वैक्यूम बन जाएगा और ईरान टूट जाएगा, लेकिन ईरान नहीं टूटा। उसने न केवल मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना, बल्कि उनकी सरपरस्ती में ऐसी जंग लड़ी कि दुनिया देखती रह गई। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हो या खाड़ी देशों के अहम अड्डे या फिर इजराइल हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ ईरान के बारूदी दस्तखत नजर आए। हालांकि जंग के दौरान मुस्तफा खामनेई कहीं नजर नहीं आए। उनकी तस्वीर या वीडियो भी नहीं आया, ऑडियो भी नहीं आया। केवल लिखित संदेश आते ही पश्चिमी मीडिया में दावा किया जाने लगा कि मुस्तफा या तो मारे जा चुके हैं या ऐसे हालात में हैं कि वो नेतृत्व नहीं कर सकते। लेकिन अब उनकी स्थिति के बारे में ऐसी रिपोर्ट आई है जो अमेरिका की एकमात्र सफलता भी बेकार दिखा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आने के बावजूद देश के मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने संकेत दिए कि ईरान के साथ समझौते की संभावना अभी भी बनी हुई है, लेकिन इसके लिए तेहरान को हॉर्मुज खोलना होगा और परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाएं स्वीकार करनी होगी। अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के सामने बोलते हुए रूबियो ने कहा कि ऐसे संकेत मिले हैं कि खामनेई पर्दे के पीछे से लगातार निर्णय प्रक्रिया में शामिल हैं और देश के मामलों में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ओर से किए गए हमलों के दौरान खामनेई घायल हो गए थे। इसके बाद से वो सार्वजनिक मंचों पर दिखाई नहीं दिए। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि वो सुरक्षित स्थान से इनक्रिप्टेड संचार माध्यमों और भरोसेमंद नेटवर्क के जरिए ही सरकारी कामकाज की निगरानी कर रहे हैं। ईरान के साथ समझौते की कोशिशों के बीच में अमेरिका की तरफ से ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर बड़ा दावा किया गया। ये ऐसा दावा है जो अब तक के अमेरिकी दावों से बिल्कुल उलट है। अमेरिका अब तक कहता आया है कि मुस्तफा खामनेई अमेरिका हमले में मारे गए या फिर इतने गंभीर तरीके से घायल हो चुके हैं कि किसी काम के लायक नहीं है। रूबियो ने साफ किया कि ईरान को यह भरोसा देना होगा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने में सहयोग करेगा और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर किसी प्रकार का हमला नहीं होगा। साथ ही अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंधों को माने या फिर यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करने पर सहमत हो। हालांकि अब तक ईरान मुस्तफा के घायल होने की बात तो मानता रहा, लेकिन उनके पूरी तरह सक्रिय होने की बात भी कहता रहा। बताया जा रहा है कि मुस्तफा किसी सुरक्षित जगह पर है जहां उनका इलाज चल रहा है, जबकि IRGC उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है। रिपोर्ट के अनुसार मुस्तफा मैसेंजर के जरिए ही संदेश भेजते हैं और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मुस्तफा खामनेई को अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर बनाया गया। अब उनके बारे में आपको बताती हूँ, जिनके बारे में मार्को रूबियो कह रहे हैं कि वो एकदम ठीक है।
तो सबसे पहले जानकारी है कि साल 1969 को मशहद शहर में मुस्तफा खामनेई, जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका जन्म हुआ था। आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं ये। आयतुल्लाह अली खामनेई की जगह इसीलिए उन्हें बैठाया गया है। अलवी हाई स्कूल में मुस्तफा ने अपनी पढ़ाई की है। कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से धार्मिक शिक्षा भी उनकी तरफ से ली गई। इसके अलावा इराक से युद्ध के दौरान हबीब बटालियन में मुस्तफा थे। IRGC से उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं। खामनेई के दफ्तर में प्रभावशाली शख्स भी मुस्तफा रहे हैं, ये सूत्र दावा करते हैं। मुस्तफा के IRGC अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध हैं, इसी वजह से उनके लिए आसान रहा इस पद पर बैठना। 2019 में हालांकि अमेरिका ने मुस्तफा पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। मुस्तफा पर मनमाने तरीके से फैसले लेने का आरोप है, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया था और अमेरिका ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहता है कि मुस्तफा खामनेई सर्वोच्च नेता वहां बन जाए। मुस्तफा की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है। सार्वजनिक तौर पर तो हालांकि मुस्तफा खामनेई खुद भी नजर नहीं आ रहे हैं कि मुस्तफा कहां है, ये दुनिया जानना चाहती है। लेकिन मार्को रूबियो ने जो कहा है वो अमेरिका को जरूर कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि उनके विदेश मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई एकदम सही है, ठीक है, और मुस्तफा खामनेई के होते हुए ये समझौता जरूर से होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।